नमस्कार, जय हिंद। वेलकम है आप सबका एरर डिटेक्शन के सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एरर डिटेक्शन के 1000 प्लस क्वेश्चंस को कर रहे हैं और आपको पता है इसमें आपको 2 लेक्चर मिल चुके हैं, 2 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं और मैंने 2 लेक्चर्स में बहुत शानदार कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप बैंक की कर रहे हो यानी बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या एसएससी के लिए पढ़ रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और खास बात ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक तरह से आप कह लो कलेक्शन है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं पूछे गए हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे रखा है। एक और खास बात आपको पता है कि एसएससी का रिवाइज शेड्यूल आ गया है। अगर आपने देखा हो, आपको पता है यही जुलाई में आपका एसएससी का 2019 का सीपीओ का मेंस का पेपर होना है। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा है या है ना, कुछ लोग हैं जो 2019 मेंस सीपीओ का लिख रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा खास होने वाला है। खास बात है कि CHSL 2020 जिन बच्चों का छूट गया इन द सेंस कि आपको पता है कि पैंडेमिक जो ये कोविड था, इसकी वजह से मार्च में CHSL 2020 एग्जाम होना था, अप्रैल में होना था। तो कुछ बच्चों का हो पाया था, कुछ बच्चों को नहीं हो पाया था। उसका भी रिवाइज शेड्यूल आ गया है। जो CHSL 2020 लिख रहे हैं, आपको पता है अगस्त में आपके पेपर होने हैं। खास बात, एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, वो ये है कि CHSL 2020 तो मान लीजिए होना ही होना है, इसके साथ साथ CGL 2020, याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक आपकी CGL 2020 का टीयर 1 का एग्जाम का शेड्यूल आ गया है और वो आपकी अगस्त में होनी है। शायद डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 13 अगस्त से इसके पेपर स्टार्ट है 2020 के CGL के और 24 अगस्त तक होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी न्यूज है, आप समझ लीजिए। और जो लोग CGL 2020 लिख रहे हैं, CGL 2020 दे रहे हैं, याद रखिए अब आपके पास उतना समय नहीं है, इसलिए तैयारी में जुट जाइए। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप CPO 2019 का मेंस लिख रहे हो, चाहे वो आप CGL 2020 का टीयर 1 है ना देने जा रहे हो, या फिर CHSL 2020 अगर आप लिख रहे हैं, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, आइए डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था, ये सेट 1 है आपको पता है, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे, 13 है। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, समझिएगा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। लिखा है द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव surrendered to the Indian troops who are patrolling the valley। अब जरा समझना कि इसका क्या मतलब है। कह रहे हैं जनरल और जनरल के साथ लगभग 1000 ऑफिसर्स यानी 1000 अधिकारी हैं, और कह रहे हैं सैनिक भी हैं। उन्होंने क्या किया है, सरेंडर कर दिया है। क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। किसको सरेंडर कर दिया है मेरे बच्चे, इंडियन ट्रूप्स को, यानी भारतीय सैनिकों की जो टुकड़ियां हैं उनके सामने जनरल और 1000 से ज्यादा अधिकारी और साथ में क्या बताओ सैनिक हैं, उन्होंने भारतीय टुकड़ियों, भारतीय सैनिकों को क्या कर दिया है बताओ, सरेंडर कर दिया है। जो कि क्या कर रही थी ये भारतीय टुकड़ियां बताओ, पेट्रोलिंग यानी गश्त कर रही थी। आपको पता है पेट्रोलिंग कर रही थी कहां पे बताओ, वैली में, वैली इन द सेंस की घाटी पे, है ना। तो ये इस तरह का कुछ इसका सेंस है जो मैंने आपको बता दिया है। अब जरा अगर आप इसमें देखें कि इसमें एरर क्या है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, वैसे मैंने इसे प्रेपोजिशन में भी पढ़ाया था, है ना, नाउन में भी पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें भी बताया है, कंजंक्शन में भी बताया है। अब जरा समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर इस क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत ध्यान से समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मेरे बच्चे एक चीज तुम याद रखना हमेशा, वो क्या है जरा ध्यान से देखना। देखो जब भी तुम्हें कभी भी अगर इस तरह की कोई चीज दिखे, मैंने कहा सपोज करो बेसाइड्स तुम्हें दिखे, क्या दिखे मेरे बच्चे, बेसाइड्स, तुम्हें दिखे विद, क्या दिखे मेरे बच्चे, विद, तुम्हें दिखे टुगेदर विद। पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, देन इस पे आएंगे। मैंने कहा देखे तुम्हें टुगेदर विद, है ना, मैंने कहा तुम्हें दिखे इन एडिशन टू,
क्या देखें, इन एडिशन टू, ध्यान देना मैंने कहा तुम्हें देखे एज वेल एज, ये कंजंक्शन में बकायदे डिस्कस किया था, है ना। मैंने कहा इनमें से तुम्हें कुछ भी दिखता है, याद रखना कुछ भी नजर आता है, ध्यान देना, है ना। मैंने कहा मान लो इनमें से तुम्हें कुछ भी नजर आता है और इनके साथ तुम्हारे दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं। कितने सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं जरा समझना, दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं। मैंने कहा सपोज करो दिस इज योर व्हाट सब्जेक्ट, क्या बताओ 1, एंड दिस इज व्हाट सब्जेक्ट, क्या बताओ 2, क्या बताओ सब्जेक्ट 2, है ना। तो मैंने कहा मान लो इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं और मैंने कहा इसके बाद सपोज करो जो वर्ब आ रही है, ध्यान देना मैंने कहा इनसे दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं और इनके बाद जो वर्ब आ रही है वो कैसे आएगी, याद रखना, याद रखना इनके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी मेरे बच्चे, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगी। मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा इनमें से तुम्हें कुछ भी दिख रहा है, याद रखना जो भी चीजें मैंने लिखी हैं इनसे दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, तो जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट की क्या आएगी बताओ, अकॉर्डिंग आएगी, यानी वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या बताओ 1, यानी यहां हम लिखेंगे क्या, साफ साफ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या बताओ 1, यही लिखेंगे, है ना, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। अब एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, है ना। वैसे एक चीज समझ लो, ये चीज मैं तुम्हें बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे देखो मैंने क्या लिखा है, विद, विद क्या है मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन है, आपको पता है। और प्रेपोजिशन के बाद वैसे भी कोई चीज आती है तो वो सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होती है। और वर्ब तो मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती नहीं है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये तो खुद ही आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप एज वेल एज वगैरह की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। एज वेल एज यू नो ये क्या है बताओ, कंजंक्शन है। तो इससे दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट हैं तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1 के क्या आएगी, अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कि टॉम, क्या लिखा, मैंने कहा टॉम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, क्या लिखा, हिज ब्रदर्स। मैंने कहा आगे आपसे पूछा कि बताओ क्या होगा, वॉज या वर एब्सेंट, क्या लिखा, एब्सेंट। मैंने कहा यस्टरडे, क्या लिखा, टॉम एज वेल एज, ये क्या हो गया, हाँ जी। तो मैंने कहा टॉम एज वेल एज हिज ब्रदर्स वाज या वर, क्या बताओ, एब्सेंट यस्टरडे। अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे देखेंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, एज वेल एज, क्या दिख रहा है बताओ, एज वेल एज दिख रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक तो टॉम है, ये सब्जेक्ट 1 है, S1 मैंने कहा। दूसरा मेरे बच्चे क्या है, हिज ब्रदर्स, मैंने कहा ये क्या है बताओ, S2 है। अब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है तो मैंने कहा वर्ब यहाँ पे क्या होगी, वॉज की वर्ब। तो आपको बस सिंपल सा याद रखना कि जब इस तरह की कोई चीज दिखती है बिसाइड्स, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, तो याद रखना वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो आप हिज ब्रदर्स को देख के वर्ब मत करिएगा, आपको पता है किसके अकॉर्डिंग आएगी, टॉम, और पता है ये क्या होगी फिर यहाँ पे बताओ, वॉज, क्या होगी बताओ, वॉज। सेम कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे यहाँ भी है, अगर आप देखें तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ, विद। अब ये तो प्रेपोजिशन है, आप ऐसे ही सोच सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर इस क्वेश्चन को देखें कि ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ये जो भी आ रही है नौटंकी मेरे बच्चे, 1000 ऑफिसर्स, है ना, सोल्जर्स, ये सब किस में माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही माना जाएगा। किस में माना जाएगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि सब ऑब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आपको पता है द जनरल है, और जब सब्जेक्ट द जनरल है तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगी मेरे बच्चे, द जनरल के अकॉर्डिंग ही आएगी। और आपको पता है जनरल क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगी बताओ, सिंगुलर होगी। आपको पता है यहाँ पर जो ये हैव दिख रहा है ये कभी संभव है ही नहीं, इस हैव की जगह क्या होना चाहिए एक्चुअल में बताओ, हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा ऐसे सोच सकते हैं कि भाई अगर इनसे कनेक्टेड है तो वर्ब सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए कि विद है, प्रेपोजिशन है, तो ये तो सब तो ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट फिर यही है तो वर्ब भी तो इसी के अकॉर्डिंग होगी, तो हैव नहीं क्या होगा बताओ, हैज होगा।
तो एक्चुअल में जो गलती है मेरे बच्चे, गलती कहाँ है? पार्ट क्या है बताओ? बी में है। पार्ट क्या है बताओ? बी में है। तो जिन लोगों ने पार्ट बी याद रखिए, सोच रखा है, दे आर एब्सोल्युटली क्या बताओ? करेक्ट, कोई डाउट इसमें नहीं है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से प्यारे बच्चों इसे क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाते हैं। जो लोग याद रखिएगा सीपीओ एसआई का 2019 का मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, उन सब के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात सीजीएल 2020 भी जो लोग लिखने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड हैं और बहुत खास हैं। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें मैं आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी बताने चल रहा हूं। देखो मेरे बच्चे क्या लिखा है, if he wrote the examination faster and had answered one more question, यानी इसमें कह रहे हैं if, अब देखो if लग गया है ना, यदि, और if लग गया है if he wrote the examination faster, यानी अगर उसने परीक्षा में तेज लिखा होता, और अगर if लग गया है परीक्षा में तेज लिखा होता, ऐसा होता, तो आपको पता है if आ ही गया है ना, और बता ही रहा है कि यदि उसने परीक्षा में तेज लिखा होता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो मेरा सेंटेंस होने वाला है, ये जो आपका सेंटेंस होने वाला है मेरे बच्चे, वो कैसा होने वाला है? कंडीशनल होने वाला है। कैसा होने वाला है? कंडीशनल। और वैसे भी आपको पता है ये कैसा सेंटेंस है मेरे बच्चे? कंडीशनल सेंटेंस। अब जरा कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है पहले यही समझ लेते हैं। देखो कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ नहीं होते मेरे बच्चे, आप समझना। कंडीशनल सेंटेंसेस की कहानी ये है कि जब भी दो एक्शंस साइमल्टेनियसली, आप कह लो साइमल्टेनियसली हो भी सकते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं भी हो सकते, यानी एक साथ हो भी सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन याद रखिएगा जनरली ऐसे होता है कि दो एक्शंस जब एक के बाद एक हो, यानी एक के बाद क्या हो बताओ? दूसरा हो। और खास बात, दूसरा वाला एक्शन पहले वाले एक्शन पर क्या करता हो बताओ? डिपेंड करता हो। याद रखना वो सेंटेंस डेफिनेटली मेरे बच्चे क्या होगा बताओ? कंडीशनल सेंटेंस होगा। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी दो एक्शंस एक के बाद एक हो, यानी एक के बाद दूसरा हो, और दूसरा वाला एक्शन पहले वाले एक्शन पर क्या कर रहा हो बताओ? डिपेंड कर रहा हो, तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस क्या होगा बताओ? कंडीशनल सेंटेंस होगा। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूं, समझना बात को। जैसे मैं कहूं कि इफ, है ना, मैंने कहा आई कम टू प्रयागराज, क्या लिखा? इफ आई कम टू क्या बताओ? प्रयागराज, I will meet you, क्या लिखा? If I will come to प्रयागराज, I will क्या बताओ? meet you। अब जरा ध्यान से समझना कि यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि यदि मैं प्रयागराज क्या बताओ? आता हूं, या मैं प्रयागराज आऊंगा, तो मैं तुमसे क्या करूंगा? मिलूंगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो उसका प्रयागराज आना और दूसरा उसका क्या बताओ? उससे मिलना, है ना। दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों एक के बाद दूसरे हो रहे हैं। मैं इसे क्या बोल रहा हूं बताओ? सपोज करो मैं इसे कह रहा हूं कि दिस इज योर क्लॉज 1, या मैं इसे कह लो दिस इज योर क्या बताओ? फर्स्ट एक्शन, है ना। और ये क्या है बताओ? दूसरा एक्शन है। भाई जब वो प्रयागराज आएगा तभी तो उससे मिलेगा ना, तो दूसरा एक्शन हो गया, और ये क्या हो गया मेरे बच्चे? पहला वाला एक्शन हो गया, आपको पता ही है। लेकिन अगर आप देखें, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है बताओ? क्लॉज 1 है। ये आपकी क्या है मेरे बच्चे? क्लॉज क्या है बताओ? 1 है। और ये आपकी क्या है बताओ? क्लॉज क्या है बताओ? 2 है। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है थोड़ा सा समझना बहुत अच्छे से, है ना। मैंने कहा अब ये बताओ, दो एक्शन हो रहे हैं और खास बात दोनों एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं यहां पर साफ साफ कि ये कैसे हो रहा है? वन आफ्टर द अदर, एक के बाद क्या हो रहा है बताओ? दूसरा हो रहा है ना। ये कुछ ऐसे बन रहा है सिस्टम, है ना। और खास बात क्या है, अगर आप देखें कि जो दूसरा वाला ये एक्शन है मेरे बच्चे, कौन से एक्शन की मैं बात कर रहा हूं? दूसरे वाले एक्शन की। ये पूरी तरह से आपको पता है पहले वाले एक्शन पर क्या कर रहा है बताओ? डिपेंड कर रहा है, यानी डिपेंड्स ऑन क्या बताओ? फर्स्ट एक्शन, है ना। डिपेंड्स ऑन क्या बताओ? फर्स्ट एक्शन।
तो आपको पता है अगर इस तरह की कोई चीज है तो आपका सेंटेंस जो होगा डेफिनेटली क्या होगा बताओ, कंडीशनल सेंटेंस होगा। भाई ये बताओ वो उससे कब मिलेगा, जब प्रयागराज जाएगा ना। भाई वो उससे कब मिलेगा या मैं तुमसे कब मिलूंगा, जब प्रयागराज आऊंगा। यानी मिलना पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रयागराज आने पर। यानी दूसरा वाला एक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले वाले एक्शन पे। याद रखिए यही कंडीशनल सेंटेंस है। बात को बहुत अच्छे समझिएगा, जब दो एक्शन एक के बाद एक हो और दूसरा वाला पहले पे डिपेंड हो, डेफिनेटली याद रखना सेंटेंस कैसा होगा बताओ, कंडीशनल सेंटेंस होगा। अब कंडीशनल सेंटेंस का एक तो ये जनरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको पता है इफ क्लॉज मिलती है ना, दूसरी मेन क्लॉज होती है। जब आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत डेप्थ में बताऊंगा। लेकिन इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जो ये आपके सामने लिखा है, ये कंडीशनल सेंटेंस में एक और केस होता है अनफुलफिल्ड डिजायर का। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना मेरे बच्चे, कैसा केस होता है, अनफुलफिल्ड डिजायर का। अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब होता है अपूर्ण इच्छा। क्या होता है, अपूर्ण इच्छा। और अनफुलफिल्ड डिजायर, अपूर्ण इच्छा का केस क्या होता है मैं उसे पहले डिस्कस करता हूं, देन इस क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगर इसमें कुछ नोट करना है तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देखिए मैं बात करने चल रहा हूं किसकी, जरा समझना मेरे बच्चे, इसी कंडीशनल सेंटेंस में, किसमें बताओ, कंडीशनल सेंटेंस में जो ये इफ है ना, याद रखना इसी कंडीशनल सेंटेंस में प्यारे बच्चों एक केस होता है, आपको बता दूं, अनफुलफिल्ड डिजायर्ड का। किसका केस होता है, अनफुलफिल्ड, क्या बताओ, अनफुलफिल्ड, क्या बताओ, डिजायर। अब अनफुलफिल्ड डिजायर क्या है, अब जरा आप समझिएगा। अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों अपूर्ण इच्छा। क्या होता है, अपूर्ण इच्छा। यानी वो इच्छा जो पूरी क्या बताओ नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, अनफुलफिल्ड क्या बताओ, डिजायर। अब जरा समझना कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा समझना। इसमें दो क्लॉज होती है, समझना। पहली होती है क्लॉज 1, क्या होती है मेरे बच्चे, क्लॉज 1, और ये इफ वाली क्लॉज होती है। आपको बता दूं इस क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इफ होगा, इसके बाद आपको बता दूं सब्जेक्ट होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, सब्जेक्ट होगा। फिर याद रखना हैड होगा। फिर मेन वर्ब की क्या होगी बताओ, थर्ड फॉर्म होगी। मेन वर्ब की क्या होगी बताओ, थर्ड फॉर्म होगी। अब एक बात आप बताओ, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्लॉज इफ वाली किस में होगी बताओ, पास्ट परफेक्ट में होगी। इसका मतलब है कि ये क्लॉज किस में है बताओ, पास्ट क्या है बताओ, परफेक्ट में होगी, है ना। और इसके बाद जो मेरे बच्चे क्लॉज 2 आती है, क्या आती है, क्लॉज 2, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, जरा समझना। सब्जेक्ट होगा, क्या होगा बताओ, सब्जेक्ट होगा। देन इसके बाद याद रखना वुड हैव होगा। क्या होगा, वुड हैव होगा। और इसके बाद आपकी मेन वर्ब की क्या होगी बताओ, थर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी बताओ, थर्ड फॉर्म होगी। और आगे दुनिया की कोई नौटंकी हो सकती है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखना जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा वुड हैव ही मिले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इस वुड हैव की जगह आपको कुड हैव भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, कुड हैव भी मिल सकता है, शुड हैव भी मिल सकता है, माइट हैव भी मिल सकता है ना। इस तरह की भी चीजें अगर दिखती हैं तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या बताओ नहीं है। लेकिन जो अनफुलफिल्ड डिजायर, अपूर्ण इच्छा का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है मेरे बच्चे। याद रखना क्लॉज 1 इफ से शुरू होगी और आपको पता है पास्ट परफेक्ट में होगी। उधर वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, इस तरह की चीजें होंगी। और वर्ब की क्या होगी बताओ, थर्ड फॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खास बात तो मैं बताता हूं। इसका और एक स्ट्रक्चर है जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में आपको बताऊं, आप इफ को हटाकर सेंटेंस की शुरुआत हैड से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, हैड से। इसका एक और केस होता है इमेजिनरी, है ना, कंडीशन, या जिसे इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं, काल्पनिक स्थिति वाली। उसमें आपको पता है बी वर्ब के तौर पर वर यूज होता है, उसे भी मैं डिस्कस करूंगा जब कोई क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी से समझिए मैंने क्या बताया। आप ऐसी स्थिति में से इफ को हटा के, है ना, किससे शुरू कर सकते हैं, हैड से। यानी आप ऐसे कर सकते हैं इसे कि हैड आप लिखें, फिर क्या लिखें बताओ मेरे बच्चे, सब्जेक्ट। क्या लिखें, सब्जेक्ट लिखें। फिर मेन वर्ब की क्या लिखें, थर्ड फॉर्म लिखें। और आगे जो भी है ना
डॉटेड लाइन में मैटर है, और फिर दूसरी क्लॉज का मैटर लिखें सब्जेक्ट, है ना, फिर आपका क्या होगा वुड हैव, क्या होगा मेरे बच्चे वुड हैव, और फिर मेन वर्ब की क्या होगी थर्ड फॉर्म, ये फिर आगे डॉटेड लाइन, है ना। अगर आप इस तरह लिखते हैं इफ को हटाकर, यानी हैड से इसका, है ना, शुरुआत करते हैं, हैड से इसकी बिगनिंग करते हैं, तब भी ये बिल्कुल क्या है मेरे बच्चे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए दोनों बिल्कुल क्या है बताओ सही है। क्लियर है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं भी इस पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, पहले एक काम करिए, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे क्या करिए बाकायदे नोट कर लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने ले लिया होगा। अब जरा देखिएगा, मैं इस पे आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखिएगा, समझिएगा। देखिए, जैसे मान लो मैंने इस पे एक एग्जांपल सिंपल सा लिखा मेरे बच्चे, मैंने कहा कि इफ आई हैड सीन यू, क्या लिखा, इफ आई हैड क्या बताओ सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, क्या लिखा, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, है ना। अब आप बताओ, देखो यहाँ पे दो क्लॉज है, अब आप देखो पहली वाली क्लॉज है, अब इसको आप देखिए, है ना, इफ है, सब्जेक्ट है, हैड है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट परफेक्ट में है। दूसरी वाली क्लॉज देखें, सब्जेक्ट है और पक्का क्या होगा वुड हैव, कुड हैव भी हो सकता, शुड हैव भी हो सकता, वो सब चीजें मैं बता चुका हूँ, और वर्ब की क्या बताओ थर्ड फॉर्म है। बिल्कुल ये क्या है मेरे बच्चे सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी शुरुआत कर सकता हूं, मैं इससे क्या बोलूं हैड से, मैं इसे कहूं कि हैड से अगर शुरू करता हूं तो फिर सब्जेक्ट आएगा, इफ को हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, हैड क्या हो जाएगा आई सीन यू, और फिर बाकी उधर तो सब कुछ वैसे ही होगा, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। बिल्कुल क्या है बताओ सही है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, है कि इफ ही रोड द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, अगर उसने एग्जामिनेशन में तेज लिखा होता और एक अतिरिक्त प्रश्न का क्या किया होता उत्तर दिया होता, तो ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर, है ना, वो और बेहतर स्कोर कर सकता था, है ना। चलिए इस तरह का कुछ इसका सेंस मिल रहा है, आपको पता है ना। अब आप देखें तो यहाँ पे कॉमा होगा क्योंकि ये अलग क्लॉज है, आपको पता है, ये आपकी मेन क्लॉज है ना। अब मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि देखो ये क्या लिखा है वुड हैव है, और ये वर्ब की क्या है बताओ थर्ड फॉर्म है, यानी इधर वाली क्लॉज का तो मैं पैटर्न सही है। अब इधर वाली क्लॉज देखें तो आप देखो एंड है, हैड आंसर्ड है, आपको पता है ये सही है, लेकिन इफ के साथ है ना, तो आपको पता है एंड से इधर अलग क्लॉज जुड़ी, इधर अलग क्लॉज जुड़ी है, तो आपको पता है दोनों तो किस में होगी बताओ पास्ट परफेक्ट में होगी। अब आप देखो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे क्या है ये सिंपल पास्ट में है, और यही क्या है बताओ गलत है। वास्तव में ही रोट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए इफ ही हैड क्या बताओ रिटन, क्या होना चाहिए ही हैड क्या बताओ रिटन, यानी ये भी क्लॉज किस में होगी बताओ पास्ट परफेक्ट में इफ वाली, और ये भी क्या होगी बताओ पास्ट परफेक्ट में, और कॉमा के बाद ये जो दूसरी वाली क्लॉज आ रही है उसमें क्या होगा वुड हैव प्लस वर्ब की क्या बताओ थर्ड फॉर्म। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे, होप आपको समझ में आया होगा। और फिर बताओ गलती किस में है पार्ट ए में है, किसमें बताओ पार्ट ए में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस का था, कंडीशनल सेंटेंसेस का था, और ये बहुत खास है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका होगा 15। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे 15, एक बार सोचिएगा जरूर, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट ऑन वेदर, क्या लिखा है देखो ये
सिजोफ्रेनिया क्या लिखा है मेरे बच्चे? सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। फॉर डेकेड्स यानी दशकों से, है ना, एक डिबेट होती रहती है ना, कि सिजोफ्रेनिया है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि नहीं है ना। अब जरा देखें तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और बड़ा सिंपल भी है। अगर आप इस क्वेश्चन पे देखेंगे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसे कि यहाँ पे क्या है। देखो एक स्ट्रक्चर होता है मेरे बच्चे, जरा समझना, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि देयर है, बात पहले से बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा देयर है और देयर के बाद मैंने कहा जो वर्ब आती है वो आपकी सिंगुलर भी हो सकती है, वो आपकी क्या बताओ प्लूरल भी हो सकती है। लेकिन ये वर्ब सिंगुलर प्लूरल होगी कैसे, जरा समझना। याद रखना ये सिंगुलर प्लूरल डिपेंड करता है कि इसका जो सबसीक्वेंट नाउन है, सबसीक्वेंट नाउन इन द सेंस कि जो इसका सक्सीडिंग नाउन है आप कह लो, जो इसके बाद आने वाला क्या है बताओ नाउन है, उस पर डिपेंड करता है। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट, याद रखना मैंने कहा यहाँ पे जो नाउन आएगा उस पर ये पूरी तरह से वर्ब डिपेंड करती है। याद रखना ये देर का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैंने कहा ये नाउन अगर सिंगुलर है, मेरी बात समझना, ये नाउन मेरे बच्चे अगर सिंगुलर है तो याद रखना अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, और ये नाउन अगर प्लूरल है तो ये वर्ब भी क्या होगी बताओ प्लूरल। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ है नहीं इसमें। जैसे मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं, आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल होकर समझिएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपसे मैं पूछूं मेरे बच्चे कि देयर इज या आर, मैंने कहा गर्ल, देयर इज या आर क्या बताओ गर्ल। अब बताओ आप खुद ही देखो कि गर्ल है कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपको पता है, इसी वजह से इसके पहले क्या आया है, आर्टिकल ही आया है ना। और जब भी सिंगुलर है तो वो यहाँ पे क्या होगी बताओ सिंगुलर यानी इज होगी। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे बच्चे यहीं पे चीजों को चेंज करके कि देयर आप बताओ इज या आर, मैंने कहा गर्ल्स, क्या बोला गर्ल्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है बताओ गर्ल्स है, और गर्ल्स कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आपको पता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी तो क्या होगी बताओ प्लूरल होगी, यानी क्या होगा बताओ आर होगा। क्लियर है। अब आप देखो सेम चीज यहाँ पे है, अब देर है ना, चलो ठीक है, हैव बीन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे नाउन है उस पर डिपेंड करेगी ना चीजें। अब देखो क्या लिखा है, अ डिबेट, क्या लिखा है डिबेट, अ डिबेट, और ए आया है आर्टिकल, तो इसका मतलब ही है कि जो नाउन होगा वो पक्का क्या होगा बच्चे सिंगुलर काउंटेबल होगा। क्या होगा सिंगुलर काउंटेबल होगा। तो आपको पता है अगर ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो यहाँ वर्ब भी तो क्या होनी चाहिए बताओ सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा मेरे बच्चे, क्या होगा बताओ हैज होगा। हैव नहीं होगा, हैव की जगह क्या होगा बताओ हैज होगा। तो गलती कहाँ है बताओ, गलती आपको पता है किसमें है मेरे बच्चे, पार्ट क्या है बताओ बोलो भाई बी में है। कहाँ है बताओ पार्ट बी में है। क्लियर है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर क्या बताओ 16। देखो क्या लिखा है, मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर राम डज। ध्यान देना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। क्या लिखा है, मोहन इज द वन, थोड़ा सा देखते हैं, मोहन इज द क्या बताओ वन, मोहन है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सही है ना। हु आ रहा है आपको पता है, इसी के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद आपको पता है वर्ब जो आ रही है फाइंड्स, इसी मोहन के लिए आ रही है, आपको पता है क्या है सिंगुलर है, सही है ठीक है। फाइंड्स क्या बताओ फॉल्ट, ठीक है। विद व्हाटएवर राम क्या बताओ डज, ये भी सही है ना। इसके अकॉर्डिंग राम के अकॉर्डिंग ये भी क्या है बताओ सिंगुलर है। तो आप बताओ यहां तो मुझे कोई एरर दिख नहीं रही, और वास्तव में एरर क्या बताओ है भी नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये भी क्या है मेरे बच्चे सिंगुलर है। तो वास्तव में इसमें कोई एरर क्या बताओ है ही नहीं है। मैंने कल बोला था आज फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एरर ढूंढने के लिए कहा गया है तो हम एरर ढूंढेंगे ही जरूर, भले सही को क्या कर दे गलत कर दें। ये बिल्कुल क्या है बताओ गलत है, ये मेंटालिटी दिमाग से क्या करिए बताइए
हटा दीजिए, है ना। तो मेरे बच्चे फिर क्या है, सीधे बताओ नो एरर, इसमें कुछ भी नहीं, आप देखो सिंपल है, कहीं कोई एरर नहीं है। नो एरर इसीलिए होता ही है कि हो सकता है उसमें कोई एरर ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे, 17। There is a need to revising government policies on controlling unauthorized constructions। यानी जरूरत है रिवाइज करने की, समीक्षा करने की सरकारी नीतियों की, है ना। किस पे बताओ, कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शंस हैं, यानी अवैधानिक, यानी कह लो जो आपके निर्माण हो रहे हैं, उनकी समीक्षा करने की जरूरत है सरकारी नीतियों की, है ना, उस पर कंट्रोल करने की, कुछ इस तरह का इसका सेंस आपको पता है, निकल रहा है। अब देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि देयर इज अ नीड, मैंने बताया था, देखो पुराना कॉन्सेप्ट वही चीज यहाँ पे देखो, देयर है मेरे बच्चे, बताया था ना, देखो यहां फिर से आ गया। अब ये बताओ नाउन कैसा है, ये देखो सिंगुलर काउंटेबल है, जो बताया था फिर से वही मिल गया, खुद ही देखो। अब नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, तभी तो इसके पहले क्या आ रहा है मेरे बच्चे, आर्टिकल क्या आ रहा है बताओ, ए आ रहा है ना, है ना। अब बताओ वर्ब भी फिर क्या आ रही है बताओ, सिंगुलर आ रही है, देखो जो बताया वो मिल गया फिर से। तो यहां तो कोई एरर है नहीं, समझ में आ रहा है हमें। लेकिन अगर आप देखें तो इस टू के बाद क्या आ रहा है बताओ, रिवाइजिंग आ रहा है, आपको पता है, जो कि बिल्कुल क्या है बताओ, गलत है। याद रखना टू के बाद क्या आता है बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर ही होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, कुछ फ्रेज प्रेपोजिशंस होते हैं मेरे बच्चे, जहां पर आपको पता है कि टू नहीं, टू के साथ क्या आता है बताओ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन वो फ्रेज प्रेपोजिशंस होते हैं। जैसे मैं कहूं लुक फॉरवर्ड टू, आपको दिख जाए कहीं पे, यहाँ पे कोई फ्रेज प्रेपोजिशन नहीं, सिंपल आपको पता है टू है। जैसे मैं कहूं आपको विद अ व्यू टू दिख जाए, क्या दिख जाए, विद अ व्यू टू दिख जाए। अगर इस तरह की कोई चीज हाँ अगर नजर आती है, दे आर व्हाट, दे आर फ्रेज प्रेपोजिशंस। क्या है मेरे बच्चे, ये सब फ्रेज प्रेपोजिशंस हैं, है ना। तो ये तो यहाँ पे तो है कुछ नहीं सा कि कोई फ्रेज प्रेपोजिशन दिख रहा है। अगर ये दिखता तो बिल्कुल इसके बाद वर्ब की क्या आती बताओ, आईएनजी फॉर्म आती, यानी ये अपने साथ क्या लेते हैं मेरे बच्चे, जीरन लेते हैं। क्या लेते हैं, जीरन लेते हैं। मैंने प्रपोजिशन पढ़ाया था, बहुत सारे हैं आपको पता है ना। तो आपको पता है टू के साथ यहाँ पे जो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, ये यहाँ पे संभव क्या बताओ नहीं है, टू रिवाइजिंग नहीं होगा मेरे बच्चे, टू क्या होगा बताओ, रिवाइज होगा। टू क्या होगा बताओ, रिवाइज होगा। तो गलती कहाँ है प्यारे बच्चों, गलती आपको पता है पार्ट क्या बताओ, बी में। गलती क्या है बताओ, पार्ट बी में। तो टू रिवाइजिंग नहीं होगा, वास्तव में क्या होगा, टू रिवाइज होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आगे चले हम लोग, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें क्या है, वी नो वेयर इट बिगिंस, है ना। अब देखो मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से देखना। वी नो वेयर इट बिगिंस, हम जानते हैं कि ये कहां से शुरू होता है। प्यारे बच्चों ये वी नो एक अलग क्लॉज हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब देखो वेयर इट बिगिंस, वेयर से यहां से क्या हो रही है, एक नई क्लॉज शुरू हो रही है। ये समझ में आ रहा होगा। बट वी डोंट नो, हम जानते ही कहां से शुरू होता है, लेकिन हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, दैट वेयर इट क्या बताओ एंड्स, हम ये नहीं जानते कि कहां से खत्म होता है। हम ये तो जानते ही कहां से शुरू होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कहां से क्या होता है बताओ, खत्म होता है। बट वी डोंट नो, अब बताओ इसके बाद बट वी डोंट नो, फिर से तो वही कहानी है। इसके बाद क्या आएगी बताओ, नई क्लॉज आएगी। लेकिन नई क्लॉज आ रही है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो ड्यूल कंजंक्शंस हैं, डबल कंजंक्शंस हैं प्यारे बच्चों। एक तो दैट है, दूसरा क्या है बताओ, वेयर है। और ड्यूल कंजंक्शंस तो कभी संभव है नहीं है, ड्यूल कंजंक्शंस तो कभी संभव है नहीं। जरूरत यहां किसकी है, जरूरत आपको पता है कहां से खत्म होता है, यानी जरूरत यहां पे क्या है बताओ, वेयर की है। दैट यहां पे सुपरफ्लुअस है, दैट यहां पे जबरदस्ती यूज किया गया है, और इसकी यहां पे कोई जरूरत, कोई आवश्यकता आपको पता है नहीं है। यहां पर दैट कभी संभव नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों गलती किस में है, गलती पार्ट सी में है। दिस इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं इसमें। आ रही बात समझ में,
चलिए देखिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ही दे दूं, इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिख दूं। जैसे मान लो मैं कहूं, एक एग्जांपल देता हूं कि आप ही मुझे बताओ कि इसमें क्या एरर है। जैसे मैं कहूं ही आस्क्ड मी, मैंने कहा दैट वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। मैंने कहा मान लो यही एक क्वेश्चन है और सपोज करो दिस इज योर पार्ट ए। मैंने कहा दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर व्हाट पार्ट ए, दिस इज योर पार्ट बी एंड दिस इज योर पार्ट सी एंड द लास्ट वन इज व्हाट, नो एरर, है ना। अब मैं कहूं कि इसमें बताओ क्या एरर है, तो आप खुद ही देखोगे कि सर ये है ना, यहाँ पे दो दो कंजंक्शन आ रहे हैं क्योंकि एक तो दैट है, दूसरा क्या बताओ वेयर है। अब आपको पता है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है सेंटेंस और ये WH वर्ड का इंटरोगेटिव सेंटेंस का केस है, और मैंने बताया भी आपको कि WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन का काम करते हैं। जब ये खुद ही कंजंक्शन का काम करेगा तो यहाँ पे दैट या किसी अन्य कंजंक्शन की जरूरत क्या बताओ नहीं। तो उसी तरह की कुछ चीज है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। क्लियर हो, देखिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। क्या है बताओ 19। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज, इसे थोड़ा सही कर लीजिए, दिस इज इन लिखा है, इन नहीं है ये, इज नोन एज होगा। क्या लिखा है ये, इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, है ना। अब ध्यान से देखना, समझना इसे। देखो कह रहे हैं सिंपलेस्ट मेथड, जो सबसे आसान मेथड है वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल, यानी मेटल यानी धातुओं के दो टुकड़ों को है ना वेल्डिंग करने का एक साथ, वो ये है कि है ना उसे क्या कहा जाता है, प्रेशर वेल्डिंग। अब मेरे बच्चे ये बताओ, दो मेटल दो देखो आप देखो थोड़ा सा फोकस करिएगा इस पे, क्या लिखा है देखो, द सिंपलेस्ट क्या बताओ मेथड, ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ कोई एरर नहीं, ऑफ वेल्डिंग कितने पीसेस मेरे बच्चे, टू पीसेस, यानी दो पीसेस है ना, दो टुकड़ों को है ना क्या करना है, बोलो भाई वेल्ड करना है, वेल्डिंग करना है। अब दो टुकड़ों को भाई कर रहे हैं तो दो टुकड़ों को साथ ही में तो करेंगे, तो आपको पता है दो टुकड़ों को जब आप साथ ही में करेंगे तो यहां पर फिर से आपने क्या लिख दिया है बताओ, टुगेदर लिख दिया। भाई प्रेशर वेल्डिंग क्या है, प्रेशर वेल्डिंग यही है कि मेटल्स के दो पीसेस को एक साथ वेल्ड करना प्रेशर वेल्डिंग कहलाता है। अब दो पीस करेंगे तो साथ ही में तो करेंगे, तो यहाँ पर टुगेदर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है ये टुगेदर जो वर्ड यूज किया गया है ये यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई आवश्यकता क्या बताओ नहीं। आ रही बात समझ में। जैसे मैं कहूं है ना कि सिंपल सी बात है, मैंने कहा एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मैंने कहा ही रिटर्न बैक, क्या लिखा, ही रिटर्न बैक here yesterday। अभी रिटर्न बैक हियर yesterday पढ़ने में बड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पहले रिटर्न का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। रिटर्न का मतलब आपको पता है प्यारे बच्चों क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, यानी कम क्या बताओ बैक, है ना। रिटर्न का मतलब क्या होता है, कम बैक। अब बताओ ही रिटर्न बैक लिखा है आपने, इसका मतलब भी होता है कम बैक, वापस आना। तो इस रिटर्न के साथ बैक की कोई जरूरत है नहीं, जरूरत है, क्योंकि ये क्या है बताओ सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सेम चीज वही है कि जब दो मेटल को एक साथ वेल्ड करने की बात कर ही रहे हैं तो फिर टुगेदर की क्या जरूरत है, टुगेदर की कोई जरूरत है ही नहीं भाई। दो मेटल को एक साथ वेल्ड करना ही तो प्रेशर वेल्डिंग कहलाता है। सेंटेंस का जो सेंस है वो यही है, क्लियर है। तो गलती कहाँ है प्यारे बच्चों, गलती आपके क्या बताओ, पार्ट क्या है बोलो भाई, आपके इसमें ए है, ए के बाद आपका सी डायरेक्ट आ गया है। मान लो मैंने कहा कि ये पार्ट आपका क्या है बताओ, बी है, पार्ट क्या है बताओ बी है, तो गलती किसमें बताओ, पार्ट बी में। ओके क्लियर है। चलिए देखिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ? 20। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, यानी बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट का मतलब क्या है बताओ? लाभ है ना, ऑफ मशीन एज इज दैट। अब एज का मतलब यहां पे मेरे बच्चे याद रखना, है ना, उम्र से नहीं है। एज का मतलब यहां पे एरा यानी युग से है। किससे है? एरा यानी क्या बताओ? युग से है ना। मशीन युग के जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ हैं उनमें से एक क्या है जरा समझना, कि आर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ हैज क्या बताओ? इंप्रूव्ड। यानी हमारे जीवन का जो स्टैंडर्ड है ना, आप कह लो जो मानक है ना, उसका जो लेवल है वो क्या हुआ है बताओ? सुधरा है। इस तरह का इसका मतलब है कि मशीन एज की वजह से ऐसा हुआ है। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर आपको पता हो तो आर्टिकल में मैंने आपको बताया है, क्या बताया जरा समझना, कि जितनी भी हिस्टोरिकल आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, यानी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, रेड फोर्ट, है ना, इन सब के पहले क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। बताया है। चलिए, मैंने वहां पे ये भी बताया कि जितने भी आपके हिस्टोरिकल रेसेस हैं, यानी ऐतिहासिक नस्लें हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे ऐतिहासिक नस्लें, जैसे आप कह लो आर्यंस होते थे, नेग्रोज अफ्रीका में पाए जाते थे, इन सब के पहले लगेगा आर्टिकल द, जैसे द आर्यंस, द नेग्रोज, है ना, ये पता है। क्लियर है। मैंने ये भी बताया है कि इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, द आर्यंस, द नेग्रोज। मैंने ये भी बताया कि जितने भी आपके हिस्टोरिकल, याद रखिएगा, ऐतिहासिक, है ना, आपके एजेस या एरा, एजेस या एरा का मतलब होता है कि युग हैं, उन सब के पहले भी क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। जैसे द विक्टोरियन एज, तो यहां पे क्या दिया है? मशीन एज। साथ में ये भी बताया है कि जितनी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं, उन सब के पहले भी क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, द जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, तो इन सब के पहले आर्टिकल द लगेगा। तो अब ये मशीन एज, मशीन युग की बात की जा रही है मेरे बच्चे। जब युग की बात आप करेंगे तो आपको पता है इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल क्या बताओ? द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। यानी इसके पहले क्या होगा? द मशीन एज होगा। यानी गलती कहां है? पार्ट क्या बताओ? सी। देखो मैं लिख दे रहा हूं, इसे आप याद रखिएगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जैसे मैं कहूं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जितने भी आपके ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं, सब के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। ठीक है। जितने भी आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उन सब के पहले आर्टिकल द लगेगा। जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, क्या लिखा? द रेड फोर्ट यानी लाल किला। ठीक है। जितने आपके, मैंने कहा हिस्टोरिकल, मैंने कहा आपके एरा या एजेस हैं, उन सब के पहले भी आर्टिकल द लगेगा। जैसे मैं कहूं द विक्टोरियन एज, है ना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपके हिस्टोरिकल रेसेस है, यानी नस्ल, क्या बताओ? नस्ल, उनके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे दी आर्यंस हैं, नेग्रोज हैं, ये सब। क्लियर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर जो है आपको पता है क्या है? हिस्टोरिकल एरा या एजेस की बात हो रही है, तो मशीन एज की बात हो रही है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। तो गलती किसमें है बताओ? पार्ट सी। क्लियर है। नोट डाउन इसे कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज व्हाट? 21। क्या बताओ? 21। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 21।
क्या लिखा है, देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। फिर से देयर का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर से मैं बार बार बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। मैंने क्या बताया कि देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर या प्लूरल होगी। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, आने वाले क्या बताओ नाउन पे डिपेंड करेगा। नाउन सिंगुलर काउंटेबल तो वर्ब सिंगुलर, और प्लूरल काउंटेबल तो वर्ब प्लूरल। ये बार बार बन रही चीजें, याद रखिएगा। अब देयर है, देखो फिर से वही मिल गया है, बार बार यही आ ही रहा है, देखो है ना। देयर दिख गया तुम्हें प्यारे बच्चों, क्या देखा, देयर। चलो मुझे देयर दिखा, समझ में आ रहा है, देयर दिखा। इसके बाद वर्ब सिंगुलर दिखी। अब वर्ब सिंगुलर है तो पक्का नाउन क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा। है, अगर आप देखें बिल्कुल है, ये सेंस है। और कैसा नाउन है, सिंगुलर क्या है बताओ, काउंटेबल यानी एससीएन है। यानी ये नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है मेरे बच्चे, तो आपको पता है फिर इसके पहले क्या लगेगा बताओ, आर्टिकल एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। सेंस का साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है, तो आपको पता है फिर यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल ए होगा। यानी आपको पता है देयर इज अ सेंस ऑफ क्या होगा बताओ, अर्जेंसी, है ना। इन क्या बताओ, लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव थोड़ा सा एक वर्ड अच्छा मिल गया है, देख लीजिए। ऑल्टरनेटिव पढ़ाया था मैंने आपको वर्ड पावर में। इसका मतलब होता है दूसरी चॉइस या दूसरे ऑप्शन से, दूसरे विकल्प से, यानी अदर चॉइस या क्या बताओ, ऑप्शन। क्या बताओ, अदर चॉइस या क्या बताओ, ऑप्शन, है ना। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्या बताओ, सोर्सेस ऑफ क्या बताओ, वाटर, है ना। टू ऑगमेंट, अब देखो एक बहुत बढ़िया वर्ड मिल गया है यहाँ पे यार, ये तो वाक्यार्थ के कुछ अच्छे अच्छे वर्ड मिल रहे हैं। ऑगमेंट का मतलब होता है मेरे बच्चे किसी चीज को इंक्रीज करना। क्या करना, इंक्रीज करना। क्या मतलब होता है, इंक्रीज करना। या इसका मतलब होता है एक्सेलरेट करना। क्या करना, एक्सेलरेट करना। या इसका मतलब होता है किसी चीज को एम्पलीफाई करना। क्या करना, एम्पलीफाई करना। या किसी चीज को पंप अप करना बोल सकते हैं, है ना। और ड्वेंडलिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, किसी चीज में जो गिरावट होती है उसे बोलते हैं। यानी ड्वेंडलिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग। क्या होता है, डिक्रीजिंग, है ना। या किसी चीज में जो डिक्लाइन, गिरावट आती है उसे बोलते हैं ड्वेंडलिंग। क्या बोलते हैं, ड्वेंडलिंग। अब इसका मतलब क्या है ना, कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी एक तरह से कह लो ये अर्जेंसी का इसमें सेंस मिल रहा है कि बहुत अर्जेंट है, बहुत अति आवश्यक है ना। क्या है, इन लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी पानी के दूसरे स्रोतों को क्या करना, लोकेट करना यानी खोजना। टू ऑगमेंट यानी जिससे बढ़ाया जा सके, द ड्विंडलिंग क्या बताओ, सप्लाई, यानी जो सप्लाई है पानी की, जो उसमें गिरावट है उसको बढ़ाने के लिए पानी के दूसरे स्रोतों को खोजना बहुत ज्यादा क्या है बताओ, क्या है, आवश्यक है, नहीं अर्जेंट है। कुछ इस तरह का इसका सेंस मिल रहा है। फिलहाल गलती तो मैंने आपको बता ही दिया है, किसमें है बताओ, पार्ट ए में है। नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो वहां पे क्या होगा बताओ, आर्टिकल ए होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिख रहा है मेरे बच्चे, ऑल्दो। क्या दिख रहा है, ऑल्दो। क्या दिख रहा है, ऑल्दो दिख रहा है मेरे बच्चे। अब जरा ध्यान से समझना, ऑल्दो से रिलेटेड पहले मैं आपको बता दूं क्या है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है मेरे बच्चे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पता ही है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है, ऑल्दो के साथ कल बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, दो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। हिंदी में इनका मतलब क्या होता है, कल बताया था, यद्यपि। क्या होता है बताओ, यद्यपि, है ना। और ये ऑल्दो दोनों किसको दिखाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, याद रखिएगा, दोनों कंट्रास्ट को दिखाते हैं। कंट्रास्ट या जिसे आप बोलते हैं कंसेशन। क्या बोलते हैं, कंसेशन।
हिंदी में से बोला जाता है विरोधाभास। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? विरोधाभास। तो मैंने क्या बताया था कि इसके साथ अगर आपको कॉमा दिखे, क्या दिखे? कॉमा दिखे, या फिर इसके साथ अगर आपको येट दिखे, तो ये याद रखना दोनों में से कुछ भी अगर आपको दिखता है तो ये बिल्कुल क्या है बताओ? सही है। और अगर मैंने कहा था दोनों एक साथ बोथ दिख जाएं, यानी कॉमा और येट एक साथ दिख जाए, तब भी ये बिल्कुल क्या है बताओ? सही है। कोई प्रॉब्लम इसमें क्या बताओ? नहीं है ना। लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर ऑल्दो या दो के साथ अगर आपको येट की जगह बट वगैरह दिख जाए, क्या दिख जाए मेरे बच्चे? बट वगैरह दिख जाए, तो ये बिल्कुल क्या है बताओ? गलत है। बिल्कुल क्या है बताओ? गलत है। अब इसे पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, आज फिर से मैंने बता दिया है। क्या लिखा है? ऑल्दो देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया। क्या लिखा है? ऑल्दो देयर इज क्या बताओ? नो देयर इज वर्चुअली क्या बताओ? नो प्रोडक्शन इन इंडिया, है ना। फिर से देख लो, देयर है ना। देखो देयर है, वर्ब सिंगुलर है, तो ये नाउन देखो यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे? सिंगुलर है। आप खुद ही देख लो क्या लिखा है। देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world। अगर आप देखें तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। क्या है? although there is virtually no production in India, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है बताओ? कॉमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमा। अब यहां से देखो क्या है कि द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये आपका क्या है बताओ? नई क्लॉज है, और नई क्लॉज का ये क्या है मेरे बच्चे? सब्जेक्ट है। क्या है बताओ? सब्जेक्ट है ना पूरा। ये द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये क्या है बताओ? सब्जेक्ट है। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये पूरा जो ये सब्जेक्ट है आपका, ये प्यारे बच्चे क्या है? सिंगुलर है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है बताओ? सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी तो क्या आएगी बताओ? सिंगुलर आएगी। तो यहां पर जो ये एस्टिमेट लिखा है, आपको पता है ये सिंगुलर तो है नहीं, क्योंकि सिंगुलर वर्ब कब बनेगी? जब उसमें एस या ईएस जुड़ेगा। तो यहां पर आपको पता है ये एस्टिमेट जो लिखा है ये एस्टिमेट नहीं होगा। एस्टिमेट की जगह क्या होगा मेरे बच्चे? एस्टिमेट्स होगा। क्या होगा बताओ? एस्टिमेट्स होगा। तो गलती किसमें है बताओ? पार्ट क्या बताओ? बी में। किसमें बताओ? पार्ट बी में। अच्छा, एक अच्छा वर्ड इसमें दिख रहा है, एक्यूमुलेट। क्या दिख रहा है? एक्यूमुलेट। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना, किसी चीज को कलेक्ट करना। क्या करना? कलेक्ट करना, है ना। किसी चीज को आप कह लो टोटल करना, किसी चीज को एग्रीगेट करना। बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? एक्यूमुलेट कहते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो गलती किसमें बताओ? पार्ट क्या है बताओ? बी में है। क्लियर है? जल्दी से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे चले। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ? 23। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे? 20 क्या है बताओ? 3। अब आइए देखते हैं। नीदर द सेवर अर्थक्वेक। सेवर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? स्ट्रॉन्ग। क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं, रॉबस्ट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉबस्ट बोलते हैं। जिसे आप स्टर्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्डी, तीव्र, तेज, इस तरह का। यानी नीदर द सेवर अर्थक्वेक, है ना। यानी ना तो मतलब एक तरह से कह लो मजबूत। क्या बताओ? मजबूत या बड़ा जिसे आप कह सकते हैं भूकंप, है ना। और द सबसीक्वेंट फेमाइन। अब बढ़िया सा वर्ड दिख रहा है, देख लो, समझ लो, है ना। सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था, नेक्स्ट। क्या होता है? नेक्स्ट या सक्सीडिंग। क्या होता है मेरे बच्चे? सक्सीडिंग। क्या होता है? सक्सीडिंग। यानी हिंदी में कह लो अगला। क्या होता है? सबसीक्वेंट का मतलब क्या होता है?
बोलो भाई अगला, यानी नेक्स्ट या क्या बताओ सक्सीडिंग। एक बढ़िया वर्ड दिख रहा है फेमाइन, क्या बताओ फेमाइन। फेमाइन का मतलब जानते हो क्या होता है? जब खाने की कमी पड़ जाए, एक तरह से आप कह लो अकाल वाली स्थिति, जब खाने की कमी है ना किसी देश में पड़ जाती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में आप देख लो, वहां पे खाने की बहुत भारी है ना किल्लत है, बहुत भारी प्रॉब्लम है इस समय, लोगों के पास खाने को नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? फेमाइन। कौन सी स्थिति से गुजर रहा है नॉर्थ कोरिया? फेमाइन वाली स्थिति से गुजर रहा है। यानी इसका मतलब ही होता है कि एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड क्या होता है बताओ? एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ क्या बताओ? फूड। यानी जब खाद्यान्न है ना आप कह लो सामग्री की आप कह लो बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है, तो उसके लिए किसका यूज होता है वर्ड? फेमाइन का। आप पता है जब खाने की कमी होगी, खाने के लिए लोगों के पास नहीं होगा, तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। तो एक तरह से इसका जो मतलब होता है वो मेल न्यूट्रिशन से भी होता है, यानी कुपोषण से। किससे होता है मेरे बच्चे? कुपोषण से। तो ये तो फेमाइन का मतलब है। अब जरा समझो है ना कि कह रहे हैं कि ना तो बड़ा भूकंप और ना ही उसके बाद आने वाला। सबसीक्वेंट का मतलब अगला। सबसीक्वेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? अगला। यानी अगला जिसके बाद अकाल पड़ा वो क्या कर सका बताओ? वो क्या नहीं कर सका? कुड डीमोरलाइज, यानी वो डीमोरलाइज नहीं कर सका, यानी आप कह लो हतोत्साहित नहीं कर सका, यानी उनके मोरल को डाउन नहीं कर सका, यानी उन्हें डिस्करेज नहीं कर सका। किन्हें? अब जरा समझना है ना, द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी देश के क्या बताओ लोगों को। ये इस तरह का कुछ इसका सेंस है। अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं एरर पे। तो यार ये तो बच्चों वाली एरर है, मैंने इसका सेंस बता दिया क्योंकि इसमें कुछ एक दो बढ़िया वर्ड दिख गए, जैसे सबसीक्वेंट दिख गया, फेमाइन दिख गया, इसलिए इसका डिस्कशन बनता था यहाँ पे। लेकिन अगर एरर की बात करें मेरे बच्चे, तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एरर है। आपको पता है कितनी बार मैंने बताया है यार है ना, नीदर है तो नीदर के साथ आपको पता है, सब जानते हैं कि और नहीं आ सकता। नीदर के साथ क्या आता है मेरे बच्चे? नॉर आता है। और किसके साथ आता है? ईदर के साथ। पहली चीज एक और खास बात बता दूं, इसे नाइदर और इधर पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए। मैंने कई बार बताया है नाइदर नहीं होता ना तो आइदर होता। दिस इज व्हाट? ईदर एंड क्या बताओ? नीदर। तो नीदर के साथ क्या होगा? नॉर। ईदर के साथ क्या होगा बताओ? और। क्लियर है? तो आपको पता है या और की जगह क्या होगा बताओ? नॉर होगा। तो गलती कहां है बताओ? पार्ट क्या बताओ? बी में है। मैंने बता दिया है नॉट ओनली के साथ क्या आता है? बट ऑल्सो आता है, ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, बोथ के साथ एंड आता है, ऑल्दो या दो के साथ येट आता है। ये सारे पेयर्स आपको पता है ना, बता चुका हूं मैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे? 24। देखिए क्या है, एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली, यानी एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली, यानी जितनी जल्दी मैं नई दिल्ली पहुंचूंगा। कुछ इस तरह का सेंस मिल रहा है पहली क्लॉज का। ये पहली क्लॉज है ना, ये आप पहली क्लॉज कह सकते हैं आप। दिस इज योर क्लॉज क्या बताओ? 1। आपको पता है, या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज योर व्हाट? फर्स्ट एक्शन। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट एक्शन। कि जितनी जल्दी मैं नई दिल्ली क्या करूंगा बताओ? पहुंचूंगा, है ना। क्या है आगे? एक सब्जेक्ट इसमें गायब है, एक सेकंड रुकिएगा। ये कुछ ऐसे है, ठीक। दिस इज लाइक दिस, यू नो, है ना। चलिए क्या कह रहे हैं? जितनी जल्दी मैं नई दिल्ली क्या करूंगा? पहुंचूंगा। आई शैल सेंड यू द फाइल, है ना। अब आप देखो दूसरा एक्शन क्या है? आई शैल सेंड यू द फाइल, यानी मैं तुम्हें फाइल क्या करूंगा? भेजूंगा। यू हैव आस्क्ड फॉर, है ना। अब आस्क फॉर का मतलब आपको पता है किससे होता है? रिक्वेस्ट करने से। यानी जिन फाइलों के लिए तुमने रिक्वेस्ट किया था, जिन फाइलों को तुमने मांगा था, वो मैं तुम्हें भेजूंगा जितनी जल्दी नई दिल्ली क्या बताओ? पहुंचूंगा। अब वो तो पहला एक्शन हो गया, है ना। और दूसरा एक्शन क्या हो गया उसका? क्या बताओ? उसे फाइल भेजना। यानी ये इसमें क्या है मेरे बच्चे? क्लॉज क्या है बताओ? 2 है।
क्या है बताओ, क्लॉज क्या है बताओ, टू है ना। और क्लॉज टू के साथ साथ ये क्या है मेरे बच्चे, सेकंड क्या है बताओ, एक्शन है क्या है बताओ, सेकंड एक्शन है। और वो ऊपर वाला क्या है बताओ, फर्स्ट एक्शन है। दो एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं, एक तो उसका नई दिल्ली पहुंचना, दूसरा उसको फाइल भेजना जो उसने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। और खास बात, दोनों एक्शन एक के बाद एक होंगे, जब नई दिल्ली पहुंचेगा तो तुरंत फाइल भेज देगा। यानी खास बात है, दो एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं, और दूसरा वाला एक्शन, कौन सा एक्शन मेरे बच्चे, दूसरा वाला एक्शन पूरी तरह से पहले वाले एक्शन पर क्या कर रहा है बताओ, डिपेंड कर रहा है। यानी डिपेंड्स ऑन क्या बताओ, फर्स्ट एक्शन। और मैंने जब बताया है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो सेंटेंस डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस। और ऐसी स्थिति में मैंने बताया है कि जो पहली वाली क्लॉज होगी, याद रखना, इफ से या सून एज से, इस तरह से जो कनेक्टेड है ना, इनसे जो कनेक्टेड होगी, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। किस में होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। और जो दूसरी वाली मेन क्लॉज होगी वो सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर क्या बताओ, इंडेफिनिट टेंस में होगी। अब आप बताओ, ये एज सून एज है ना, अब बताओ ये वाली क्लॉज किस में होगी बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने के लिए आपको पता है, यहाँ पे जो ये शैल दिख रहा है, ये शैल यहाँ पे संभव क्या बताओ नहीं है। क्या होगा, एज सून एज आई रीच न्यू दिल्ली, यानी गलती कहाँ है बताओ, पार्ट क्या बताओ, ए में। किस में बताओ, पार्ट ए में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए देखिए आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का। अब चलिए देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25 और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 का। किसका बताओ, सेट 1 का। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। यानी सारे फर्नीचर को क्या कर दिया गया बताओ, रिप्लेस कर दिया गया है। किसके द्वारा बताओ, ओनर के द्वारा, यानी घर का जो मालिक है, शिफ्ट होने से पहले। कुछ इस तरह का इसका सेंस मिल रहा है। अब बहुत सिंपल सी चीज है मेरे बच्चे, क्या लिखा है देखो, फर्नीचर्स। क्या लिखा है, फर्नीचर्स। आपको पता है फर्नीचर्स जैसी कोई चीज क्या बताओ नहीं होती है। क्यों, क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और आपको पता है इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि अगर आप मिल्क का प्लूरल बनाएं, क्या मिल्क्स लिख सकते हैं मेरे बच्चे, नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूं कि क्या तुम सीनरीज लिख सकते हो मेरे बच्चे, नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूं मेरे बच्चे तुम क्या लगेजेस लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूं तुम मनीज लिख सकते हो, तो मनीज क्या बताओ नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं तुम चीनी लेने जाओ, ढेर सारी चीनी लेनी है, तो क्या तुम शुगर्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। आपको पता है अगर मैं कहूं तुम ज्वेलरीज लिख सकते हो, तो आपको पता है ज्वेलरी संभव क्या बताओ नहीं है। अगर मैं कहूं तुम फर्नीचर्स लिख सकते हो, तो फर्नीचर्स भी संभव क्या बताओ नहीं है। अगर आप कहो कि आप कॉटन्स लिख सकते हो, तो कॉटन्स भी संभव क्या बताओ नहीं है। अगर आप कहो कि आप पोएट्रीज लिख सकते हो, तो पोएट्रीज भी आपको पता है संभव क्या बताओ नहीं है। ये सारे आपको पता है क्या है बताओ, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है मेरे बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनका कोई प्लूरल क्या बताओ नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन की पहचान क्या है, पहले तो उसका प्लूरल ही नहीं बनेगा, और प्लूरल बन गया तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मतलब क्या होगा बताओ, अलग अलग होगा। यही इसकी पहचान है। तब आपको पता है यहाँ पे फर्नीचर जो लिखा है, ये फर्नीचर्स यहाँ पे प्यारे बच्चों नहीं हो सकता, इसकी जगह सिर्फ क्या होगा बताओ, फर्नीचर होगा। क्या होगा, फर्नीचर। लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला है। फर्नीचर तो कर दिया, ये तो पता है कि गलती पार्ट ए में है। अब फर्नीचर हो गया तो ये वर्ब को भी सही कहेंगे। यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा बताओ, हैज होगा। यानी ऑल द फर्नीचर हैज बीन, यानी गलती कहाँ है बताओ, पार्ट ए में। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना चाहते हैं, तो उसका जो तरीका है उसके लिए आपको पीसेस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, इस तरह की चीजों का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे कि आपको पता रहे ये गलती किसमें बताओ, पार्ट ए में। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 1000 प्लस जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस की जो सीरीज है, उसका ये पहला सेट था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है अब
जो पैंडेमिक है उससे पूरी दुनिया, हमारा पूरा देश उबर रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, दुनिया उबर रही है, बाहर निकल रहे हैं, चीजें सामान्य हो रही हैं और संभवतः बहुत जल्द हो सकता है आपकी ऑफलाइन कोचिंग भी खुल जाए, है ना, ये आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि इसके साथ साथ जो पिछले लगभग 1.5 साल से परीक्षाएं जो आपकी नहीं हो पा रही थी, वो भी अब लगातार बैक टू बैक यानी कंसेक्यूटिव वीक के बाद एक होने वाली हैं। आपको पता है, मैंने बताया था क्लास की शुरुआत में ही कि एसएससी ने अपना रिवाइज शेड्यूल दे दिया है 3 बड़ी परीक्षाओं का, 3 बड़ी और बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षाओं का रिवाइज शेड्यूल दे दिया है। एक तो वो बच्चे जो आपको पता है, मैंने बताया था कि CPO-SI यानी CAPF है ना, या दिल्ली पुलिस में आपको पता है सब इंस्पेक्टर बनने का सपना लेके बैठे हैं, और जो CPO-SI का 2019 का मेंस लिखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात है CHSL 2020, आपको पता है जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है जो आपका अप्रैल में होना था, है ना, जो अप्रैल में होना था, कुछ बच्चों का हो पाया, कुछ बच्चों का नहीं हो पाया, तो जिन बच्चों को छूटा है वो भी अगस्त में होने वाला है। और इसके साथ साथ जो बड़ी अपडेट है, बड़ी न्यूज है, वो ये है कि आपका CGL 2020 का Tier 1 का, याद रखिए, पेपर अगस्त में होगा। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप चेक कर सकते हैं, संभवतः 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आपके पेपर होने हैं। तो लग जाइए, मेहनत कर लीजिए, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ईमानदार रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंग्लिश के आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इजीली करके आएंगे। बहुत जल्द मैं आपको सीजीएल के Tier 1 के प्रैक्टिस सेट्स लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको Tier 1 के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स की प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।